आज हम आयुर्वेद के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के छठे अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं। प्रमेह चिकित्सा। जी। प्रमेह, जिसे आज हम मोटे तौर पे डायबिटीज से जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास ये पूरा अध्याय है और हम इसे श्लोक दर श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हजारों साल पहले इस रोग को कैसे समझा गया, क्या कारण बताए गए और कैसे इलाज होता था। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का पहला ही श्लोक निदान यानी कारणों पर है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदकानुप्रसाह पयांसी नवान्नपानम गुड़वैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृश्च सर्वम। इसमें तो कई बातें एक साथ कह दी, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये श्लोक बिल्कुल सीधे कारणों की लिस्ट देता है। आज से सुखम मतलब बैठे रहने का सुख, ज्यादा मेहनत न करना और मुंह चलाते रहना। स्वप्न सुखम यानी जरूरत से ज्यादा सोना, खासकर दिन में सोना। ये दोनों कह सकते हैं लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। अच्छा, यानी आलस्य और ज्यादा सोना। जी। फिर खान पान पर आते हैं। दधिनी मतलब दही का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। ग्राम में औदक आनुप्रसा, ये थोड़ा समझने वाला है। ग्राम में यानी गांव के जानवर जैसे भेड़ बकरी, औदक यानी पानी के जीव जैसे मछली, और आनूप यानी दलदली जगह के जानवर जैसे भैंस। इनके मांस का रस यानी सूप ज्यादा पीना। ओ, तो मांस की सूप भी। हाँ, वो भी अधिक मात्रा में। फिर पयांसी यानी दूध, और दूध से बनी भारी चीजें, मिठाइयाँ वगैरह। नवान्नपानम नया अनाज जैसे नया चावल जो पचने में भारी होता है, और नया पानी। और आखिर में गुड़ वैकृतम च यानी गुड़ और उससे बनी चीजें, शक्कर, मिठाई, इनका बहुत ज्यादा सेवन। तो ये सब कारण है। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो श्लोक के अंत में है, प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम, मतलब ये सब प्रमेह के कारण तो हैं ही, पर इन सब की एक कॉमन बात क्या है? ये सब कफकृत हैं, यानी शरीर में कफ दोष को बहुत बढ़ाते हैं। अच्छा, तो कफ का बढ़ना ही मूल जड़ है। जी बिल्कुल। और लक्षण बताया है, प्रभूत आविल मूत्रता यानी पेशाब बहुत ज्यादा आना और गंदला होना। ठीक है, तो ये सब चीजें और आदतें कफ बढ़ाती हैं। पर ये बढ़ा हुआ कफ प्रमेह कैसे बन जाता है? मतलब शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है? संप्राप्ति क्या कहती है? हाँ, ये अगला कदम है समझने का। देखिए, सिर्फ कफ बढ़ना काफी नहीं है। संप्राप्ति कहती है कि ये बढ़ा हुआ कफ, जिसे श्लेष्म भी कहते हैं, वो शरीर के कुछ और तत्वों को भी बिगाड़ता है। कौन से तत्व? मेद यानी फैट या चर्बी, मांस यानी मसल्स, और शरीरज क्लेद मतलब शरीर में जो सामान्य तरल पदार्थ होते हैं उनकी अतिरिक्त मात्रा। मेद, मांस और क्लेद। हाँ, पहले कफ इन तीनों को दूषित करता है। फिर अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसमें बढ़ा हुआ पित्त दोष या फिर बढ़ा हुआ वात दोष यानी अनिल या वायु भी शामिल हो सकता है। तो ये बढ़े हुए दोष, कफ, पित्त या वात, उन पहले से बिगड़े हुए मेद, मांस और क्लेद को अपने साथ बहा ले जाते हैं। अच्छा। और ये सारा बिगड़ा हुआ मैटर पहुंचता है मूत्रवाह स्रोतों में, यानी यूरिनरी सिस्टम के चैनल्स में, और वहां से ये मूत्र के साथ मिलकर बाहर निकलने लगता है। इसी पूरी स्थिति को प्रमेह कहा गया है। और हाँ, इसमें आलस्य, व्यायाम न करना, दिन में सोना भी योगदान देता है, क्योंकि वो भी कफ बढ़ाते हैं। ये तो काफी डिटेल्ड प्रोसेस है और शायद इसीलिए इसके प्रकार भी इतने सारे बताए हैं। स्रोत कहता है 20 प्रकार हैं। ये कैसे बांटे गए हैं? हाँ बिल्कुल, ये वर्गीकरण दोषों के आधार पर है। आयुर्वेद की ये खासियत है कि वो बीमारी को एक लेबल नहीं देता, उसके अलग अलग रूपों को पहचानता है। तो कुल 20 भेद हैं। 10 कफ की वजह से कफज, 6 पित्त की वजह से पित्तज, और 4 वात की वजह से वातज। 10, 6 और 4। हाँ, सबके नाम और लक्षण तो बहुत लंबे हो जाएंगे, पर कुछ उदाहरण देखते हैं। कफज प्रमेह में जैसे उदक में है, इसमें पानी उदक जैसा साफ और ज्यादा पेशाब आता है। इक्षु में गन्ने इक्षु के रस जैसा मीठा। इक्षु, गन्ना, मीठा पेशाब। जी। सांद्र प्रमेह में पेशाब गाढ़ा सांद्र होता है, रखने पर और जम जाता है। शुक्र मेह में वीर्य शुक्र जैसा या मिला हुआ पेशाब। पित्तज प्रमेह में जलन गर्मी वाले लक्षण होते हैं। जैसे क्षार मेह में पेशाब क्षार एल्कली जैसा गंध रंग स्वाद वाला होता है। हरिद्र मेह में हल्दी हरिद्रा जैसा पीला और जलन वाला। रक्त मेह में खून रक्त मिला हुआ। खून मिला हुआ भी। हाँ, और वातज प्रमेह ये सबसे गंभीर माने जाते हैं। इसमें शरीर की गहरी धातुएं असर में आती हैं। जैसे वसा मेह में वसा यानी फैट जैसा पेशाब, मज्जा मेह में मज्जा यानी बोन मैरो जैसा, और सबसे जाना माना मधुमेह। मधुमेह। हाँ, इसमें पेशाब शहद मधु जैसा मीठा और कसैला होता है। इसी को आजकल के डायबिटीज मेलेटस से सबसे ज्यादा कंपेयर किया जाता है। तो ये 20 प्रकार वाकई बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है।
पर क्या ये सब ठीक हो सकते हैं? ग्रंथ इनकी साध्यता मतलब क्योरेबिलिटी के बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। चरक संहिता इन्हें 3 कैटेगरी में बांटती है। साध्य यानी जो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, याप्य यानी जो मुश्किल से नियंत्रण में रखे जा सकते हैं पर जड़ से खत्म नहीं होते, और असाध्य यानी जो ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, आमतौर पर नियम यह है कि जो 10 कफज प्रमेय हैं वो साध्य हैं। वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनमें कारण यानी कफ और दूष्य यानी मेद, मांस, क्लेद उतने गंभीर नहीं हैं और उनकी चिकित्सा संभव है। जो 6 पित्तज प्रमेय हैं वो याप्य कहे गए हैं। कंट्रोल हो सकते हैं पर पूरी तरह ठीक होना मुश्किल। याप्य मतलब मैनेजेबल। जी, और जो 4 वातज प्रमेय हैं, खासकर मधुमेह, उन्हें असाध्य माना गया है। असाध्य यानी लाइलाज। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार वात दोष बहुत गहरा असर करता है और अगर कारण बहुत मजबूत हों, जेनेटिक हो या रोग बहुत पुराना हो गया हो या उसमें प्रमेह पीड़िका जैसी जटिलताएं आ गई हों, तो उसे ठीक करना संभव नहीं माना जाता। ये जानना तो इलाज के लिए बहुत जरूरी रहा होगा। तो फिर इन अलग-अलग तरह के प्रमेह का इलाज कैसे बताया गया है? चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है? सूत्र क्या कहता है? इलाज का सबसे पहला सिद्धांत रोगी की शारीरिक बनावट पर आधारित है। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, स्थूलः प्रमेही बलवान इहेकः कृशस्तथैकः परिदुर्बलश्च संबृहणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य। स्थूल प्रमेही कृशस्तथैकः। हाँ, इसका मतलब है कि प्रमेह के रोगी मोटे तौर पर 2 तरह के हैं। एक स्थूल यानी मोटे और बलवान, और दूसरे कृश यानी पतले और परिदुर्बल मतलब बहुत कमजोर। मोटा और पतला? जी, और सिद्धांत ये है कि जो मोटा और बलवान रोगी है और जिसके शरीर में दोष बहुत ज्यादा हैं, दोष बलाधिकस्य, उसका इलाज संशोधन से करना चाहिए। संशोधन मतलब शरीर की शुद्धि। बिल्कुल, जैसे वमन, उल्टी कराना, विरेचन, दस्त कराना, इनसे बड़े हुए दोषों को बाहर निकालना। और जो रोगी पतला, कृश और कमजोर है, उसमें संभ्रूहणम चिकित्सा करनी चाहिए। संब्रोहणम मतलब? क्योंकि वो उसे और कमजोर कर देगा। वाह, मतलब इलाज बिल्कुल रोगी के हिसाब से। जी ये तो कमाल की बात है। तो जो स्थूल मोटे रोगी हैं, हाँ, उनमें ये संशोधन कैसे करते हैं? क्या प्रक्रिया है? हाँ, मोटे और बलवान रोगी जिनमें दोष ज्यादा हैं, उनके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है। संक्षेप में समझे तो पहले स्नेहन करते हैं, मतलब घी या तेल पिलाते हैं औषधियों वाला। फिर स्वेदन यानी स्टीम देते हैं, पसीना निकालते हैं। स्नेहन और स्वेदन। जी, इससे शरीर में जमे हुए दोष ढीले होकर पाचन तंत्र में आ जाते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सा दोष ज्यादा है। कफ ज्यादा है तो वमन, उल्टी कराते हैं। पित्त ज्यादा है तो विरेचन, दस्त कराते हैं। इससे दोष बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, शोधन के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो एकदम से भारी खाना नहीं देते। संसर्जन क्रम फॉलो करते हैं, मतलब पहले हल्का पेय, फिर पतली खिचड़ी, फिर धीरे धीरे नॉर्मल खाने पर लाते हैं। धीरे धीरे। शांत करने के लिए खास काढ़े वगैरह देते हैं और साथ में लाइफस्टाइल बदलने को कहते हैं। रोज व्यायाम करना, शरीर पर रूखे पाउडर से मालिश, उद्वर्तन और स्नान, ये सब कफ और मेद कम करते हैं। और जो कृश यानी दुबले पतले रोगी हैं, उनका इलाज तो बिल्कुल अलग होगा फिर। उनमें क्या करते हैं? बिल्कुल अलग। उनमें शोधन तो कर नहीं सकते। उनमें मुख्य चिकित्सा है संभृणम यानी पोषण देना, लेकिन साथ साथ बीमारी को भी कंट्रोल करना है तो शमन चिकित्सा भी करते हैं। शमन? शमन मतलब बड़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही दवाओं और डाइट से शांत करना, बिना बाहर निकाले। तो ऐसे रोगियों में ऐसी दवाएं और ऐसा आहार देते हैं जो पौष्टिक हों, ताकत दें, वजन बढ़ाएं, पर साथ ही प्रमेह को भी कंट्रोल करें। ये तो मुश्किल संतुलन लगता है। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसी जड़ी बूटियां चुनते हैं जो दोनों काम करें। जैसे त्रिफला, दारू हरिद्रा यानी दारू हल्दी का जिक्र है, उन्हें काढ़े या और किसी रूप में दे सकते हैं। खाने में भी पौष्टिक पर आसानी से पचने वाली चीजें, और उन्हें ज्यादा व्यायाम या उपवास करने से मना करते हैं। यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पोषण देने के चक्कर में कफ और मेद ज्यादा ना बढ़ जाएं, वरना प्रमेय और बिगड़ सकता है। बहुत सावधानी से करते हैं ये तो सच में बहुत ही व्यक्ति केंद्रित अप्रोच है। क्या खान पान और लाइफस्टाइल पर कुछ ऐसी सामान्य सलाह भी हैं जो ज्यादातर प्रमेह रोगियों के लिए हों? हाँ बिल्कुल, कुछ सामान्य पथ्य अपथ्य यानी क्या खाएं क्या ना खाएं, और विहार यानी लाइफस्टाइल के नियम है। खाने में यव यानी जौ को प्रमेय के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जौ? हाँ, जौ। इसके अलावा मुद्ग यानी मूंग दाल, पुराना शाली चावल मतलब कम से कम 1 साल पुराना चावल जो हल्का माना जाता है, और जांगल मांस रस, सूखे इलाके के जानवरों का सूप, ये भी हल्का होता है। अच्छा। खाने में स्वाद का भी ध्यान रखने को कहा है। तिक्त यानी कड़वा जैसे करेला नीम, कटु यानी तीखा जैसे सौंठ मिर्च, और कषाय यानी कसैला जैसे आंवला हरड़, ये स्वाद वाली चीजें ज्यादा खाने को कहा है।
कड़वा, तीखा, कसेला। हाँ, आयुर्वेद मानता है कि ये स्वाद कफ और मेद कम करते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन और भारी चिकना खाना कम करने को कहा है। और लाइफस्टाइल में आलस छोड़ना, पैदल चलना, हल्का व्यायाम करना, खासकर मोटे रोगियों के लिए बहुत जरूरी है। और दिन में सोना बिल्कुल मना है। दिन में सोना मना है। हाँ, क्योंकि वो कफ बढ़ाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, क्या दोष के हिसाब से कफज, पित्तज, वातज इलाज में और भी कुछ फर्क आता है? हाँ, जो मूल सिद्धांत है कि मोटे में शोधन और पतले में शमन बृंहण, उसके साथ दोष के अनुसार थोड़ी स्पेशलिटी आ जाती है। जैसे कफज प्रमेह में अगर रोगी बलवान है तो कफ निकालने के लिए वमन सबसे मुख्य शोधन है। फिर विरेचन और अलग अलग तरह की बस्ती, एनीमा, खासकर रूखी बस्ती देते हैं। दवाओं में दशमूल जैसी कफ कम करने वाली जड़ी बूटियां। पित्तज प्रमेह में पित्त बड़ा है तो विरेचन मुख्य है। फिर जरूरत हो तो मीठे और कड़वे द्रव्यों से बनी तेल घी की बस्ती, स्नेह बस्ती दे सकते हैं। दवाएं जैसे त्रिफला, हल्दी, जो पित्त शांत करें। और वातज में? वातज प्रमेह वाले रोगी अक्सर दुबले और रूखे होते हैं, तो यहाँ स्नेहन यानी चिकनाई देना मुख्य है। घी तेल पिलाना, मालिश करना, तेल घी की बस्ती देना। दवाओं और खाने में भी मीठी चीजें जो वात शांत करें और पोषण दें। समझ गया। ग्रंथ में एक जगह प्रमेय पीड़िका का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? प्रमेय पीड़िका दरअसल प्रमेय की कॉम्प्लिकेशन है, एक गंभीर उपद्रव। कॉम्प्लिकेशन? हाँ, ये त्वचा और मांस में होने वाले बड़े गहरे फोड़े या कार्बंकल होते हैं, बहुत दर्दनाक। स्रोत में इनके 7 प्रकार बताए हैं। उनकी शक्ल के आधार पर नाम दिए हैं, जैसे शराविका, प्याले जैसा, कच्चिपिका, कछुए जैसा। बाप रे, फोड़े? जी, ये तब होते हैं जब प्रमेय बहुत बढ़ जाता है और कंट्रोल में नहीं आता। ये आसानी से ठीक नहीं होते। इनके इलाज में अक्सर शस्त्रकर यानी सर्जरी करके मवाद निकालना पड़ता है। फिर घाव भरने, व्रण रोपण के लिए दवाएं लगानी पड़ती हैं। अगर ये पीड़िकाएं हो जाएं तो प्रमेय को असाध्य मान लिया जाता है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, अध्याय के आखिर में क्या कुछ आम दवाओं या फॉर्मुलेशंस का भी जिक्र है जो प्रमेय में यूज होती हैं? हाँ, कई तरह के औषधि योग बताए गए हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कषाय या काढ़ा, चूर्ण यानी पाउडर, आसव और अरिष्ट ये फर्मेंटेड दवाएं होती हैं, गुटिका यानी गोलियां, लेह यानी चटनी जैसी दवा, और घृत और तेल यानी मेडिकेटेड घी और तेल। बहुत सारे फॉर्म्स हैं। हाँ, और इनमें दारू हरिद्रा, त्रिफला, मुस्तक यानी नागरमोथा, चित्रक जैसी कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो बार बार आती है, वो है मधु यानी शहद का इस्तेमाल। शहद? लेकिन प्रमेय में तो मीठा मना होता है। हाँ, यही तो खास बात है। शहद मीठा तो है, पर आयुर्वेद कहता है कि उसके गुण अलग हैं। वो रूक्ष है, रूखापन लाता है, कषाय है, कसैला है, और लेखन है, स्क्रैप करता है, खुरचता है। अच्छा। हाँ, इन गुणों की वजह से वो कफ और मेद को कम करता है। इसीलिए प्रमेह में, खासकर कफज प्रमेह में, उसे बहुत फायदेमंद बताया गया है, दवाओं के साथ मिलाकर या अनुपान के रूप में। ये तो कमाल है, मतलब सिर्फ स्वाद नहीं, उसके गुणों पर फोकस है। बिल्कुल, यही आयुर्वेद की गहराई है। चिंतनशील स्वर। वाकई चरक संहिता के सिर्फ इस एक अध्याय में प्रमेह पर कितनी डिटेल्ड जानकारी है। कारण, कैसे होता है, 20 प्रकार, फिर रोगी मोटा है या पतला, उसके हिसाब से बिल्कुल अलग इलाज, खान पान, लाइफस्टाइल, दोष के हिसाब से ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और उनकी सर्जरी तक। थोड़ा रुकें, इस सब का आज क्या मतलब है? विश्लेषणात्मक स्वर। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद की सोच कितनी व्यवस्थित और व्यक्ति केंद्रित यानी पर्सनलाइज्ड थी। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं था, ये रोग की जड़ तक जाना था। दोष क्या हैं, कौन से तत्व बिगड़े हैं, रोगी की अपनी प्रकृति क्या है, रोग किस स्टेज पर है, इन सब को देखकर एक पूरा समाधान बनाने की कोशिश थी। ये होलिस्टिक अप्रोच आज भी बहुत मायने रखती है, खासकर लाइफस्टाइल बीमारियों में। जिज्ञासा जगाने वाला स्वर। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करते हैं तो क्या इस प्राचीन ज्ञान में हमारे लिए कोई सबक है? क्या मधुमेह जैसी चुनौती से निपटने के लिए रोगी के इतने सूक्ष्म वर्गीकरण और व्यक्तिगत उपचार वाली इस अप्रोच को हम आज के विज्ञान से जोड़ सकते हैं? खुला प्रश्न छोड़ते हुए इस पर सोचिएगा जरूर।